हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है आप लोगों के लिए। चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट में हैं, सीए फाइनल में हैं, या फिर आप एसीसीए कर रहे हैं, आप ऑडिट से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं और आप लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को पूरा सुनिएगा। रिक्वेस्ट है, बीच में मत छोड़िएगा। ये भाई कोई शॉर्ट या रील या कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो तो है नहीं कि आपने आधी देखी तो भी काम चल जाएगा। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, राइट, पूरा सुनिएगा अगर आप किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे हैं तो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं, ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को लेके, इंटरनल कंट्रोल से इसका क्या रिलेशन है, इन सब बातों पे हम लोग एक डिटेल्ड चर्चा जो है वो करने वाले हैं। एज यूजुअल आप लोग अगर इसको सुनना चाहते हैं सिर्फ, तो सारे फेमस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, चाहे वो स्पॉटिफाई है, चाहे वो आपका एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल पॉडकास्ट है, हर जगह पे आपको हमारा ऑडिट पॉडकास्ट जो है वो मिल जाएगा। वो जाके आप लोग सुन सकते हैं वॉक करते समय या फिर वर्कआउट करते समय, और उससे भी काफ़ी कुछ जो है वो सीख सकते हैं, राइट। सोते समय मत सुनिएगा, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए आइए तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड को, जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। काफ़ी सारी चर्चा है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना डिटेल में जा सकूं उतना डिटेल में जाऊं। एट द सेम टाइम आपके समय का भी ध्यान रखते हुए उसको जितना क्रिस्प रख पाऊं, वो भी मेरी कोशिश रहेगी, राइट। आप लोगों मुझे मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जो है ये टारगेट अचीव करा देंगे। और किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा। आइए बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि भाई ऑडिट होता कैसे है। ऑडिट होता कैसे है उसके लिए आपको 2-3 बेसिक जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। एक होता है साहब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट, जिसे हम बोलते हैं रैप और बोलते हैं फैप, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर एंटिटी को समझता है, ऑडिटर एंटिटी के माहौल को समझता है, और ऑडिटर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझता है। एंटिटी को समझता है, उसके माहौल को समझता है, उसके कंट्रोल को समझता है। रिपीट कर दीजिए, एंटिटी को समझता है, उसके माहौल को समझता है, उसके कंट्रोल को समझता है। और ये समझने के बाद ऑडिटर एक्चुअली में ये जानना चाहता है कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? पुराने एपिसोड्स देखिए, मैंने सब रिकॉर्ड कर रखा है। मैं फिर बोलता हूँ, ऑडिटर एंटिटी के माहौल को समझ के, एंटिटी को समझ के, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझ के क्या जानना चाह रहा होता है? वो ये जानना चाह रहा होता है कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। और मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में वो ये जानना चाह रहा होता है कि रोमम कितना है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। और रोमम पता है क्या होता है? रोमम इज द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। एक आप लोगों को ब्राउनी पॉइंट देता हूं, एक खास बात बताता हूं कि भाई रोमम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग होने से पहले एग्जिस्ट करता है रोमम। कभी सोच मत लीजिएगा कि ऑडिटिंग की वजह से रोमम आता है। ओके, एनीवेज चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अभी हमने देखा कि रैप में ऑडिटर जो है वो एंटिटी को अंडरस्टैंड करता है, उसके एनवायरमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को। हमारा आज का डिस्कशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम्स हैं, वो पॉलिसीज़ हैं, वो प्रोसेस हैं जिससे मैनेजमेंट बनाती है, टीसीडब्ल्यूजी बनाता है। टीसीडब्ल्यूजी इज दो चार्ज विद गवर्नेंस, और मैनेजमेंट के और लोग जो होते हैं, अदर पर्सनल जो होते हैं, वो सब मिलकर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है? इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का यही काम होता है कि सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो अच्छे तरीके से हों। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो तो वो रिलायबल हो। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल कैसे होगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल तभी तो होगी जब सारी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। कम ऑन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तभी तो रिलायबल होंगी कि भाई साहब जो ट्रांजैक्शन नहीं हुई वो रिकॉर्ड ना हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तभी तो रिलायबल होगी जब अमाउंट सही पोस्ट होगा, सही अकाउंट में पोस्ट होगा, सही पीरियड में पोस्ट होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप लोगों में से जो कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एड्यू 91 पे कई क्लासेस ले रहे हैं या ईसीसी की क्लासेस ले रहे हैं, उनको हिंट दे रहा हूँ, असर्शंस की खुशबू आ रही है, यानी इंटरनल कंट्रोल का असर्शन पे इम्पैक्ट होता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से पॉडकास्ट किया हुआ है, वो आप लोग सुन सकते हैं, राइट। आप लोगों के साथ पॉडकास्ट लिंक में शेयर कर दूंगा, उसे ज़रूर 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 सुनिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरनल कंट्रोल वो सिस्टम, पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं जो टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल बनाते हैं। इंटरनल कंट्रोल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो रिलायबल हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल का मतलब क्या है? कि भाई साहब जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड हो जो हुई है।
साथ साथ में सही अमाउंट में पोस्टिंग हो, सही अमाउंट से पोस्टिंग हो, सही अकाउंट में पोस्टिंग हो और सही पीरियड में पोस्टिंग हो हर ट्रांजैक्शन की, राइट। अच्छा, देखिए ऑडिटर जो है ना, रिस्क असेसमेंट फेज में वो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। वो उसके डिजाइन को समझता है कि इंटरनल कंट्रोल है भी या नहीं है, तो वो डिजाइन प्रॉपरली है या नहीं है, उसके डिजाइन को समझने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं किया है उसने, अभी तक उसने इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ समझा है कि भाई ये जो कंपनी के सिस्टम्स थे जिनकी वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होनी चाहिए थी, वो हैं भी या नहीं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। और अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं या इंटरनल कंट्रोल बुरे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं या इंटरनल कंट्रोल बुरे हैं, तो ऑडिटर, ध्यान से सुनिएगा, तो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की आगे टेस्टिंग करेगा ही नहीं, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल required by law and regulation, unless and until required by law or regulation, or there is a situation according to which situation substantive procedures will not give sufficient and appropriate audit evidence। ये बात बोलते समय मैं इसलिए हंसा हूं क्योंकि मुस्कुराहट इसलिए आई है क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इंटरनल कंट्रोल को कंप्लीटली स्किप किया जा सकता है। इसका आंसर पार्शली यस है और पार्शली नो है। जब लॉ आपको बोलेगा कि इंटरनल कंट्रोल पे आपको ओपिनियन देना है तो आपको देना पड़ेगा, और ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसे भी इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर से सिर्फ आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा अपने ओपिनियन को बनाने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में आपको इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना पड़े, आपको इंटरनल कंट्रोल को जो है टेस्ट करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। नंबर 1, जब आप लोगों ने इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस ही नहीं करना, इंटरनल कंट्रोल आपको बेकार लग रहा है, उस केस में आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में नॉट गिव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, लेकिन अगर आपने फैसला किया कि इंटरनल कंट्रोल इनका रिलायबल है, आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी और आपने देखा कि ओके नाइस इंटरनल कंट्रोल, हाँ स्मूथ इंटरनल कंट्रोल, स्मूथ, तो उस केस में आप क्या करना चाहेंगे? उस केस में आप लोग जो है इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना चाहेंगे। और इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग को ही बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसे जो दूसरा नाम कभी कभी दिया जाता है कहीं कहीं पे, वो है कंप्लायंस प्रोसीजर्स। सो ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में 2 काम करता है, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज कंप्लायंस प्रोसीजर और कंट्रोल टेस्टिंग। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में ऑडिटर ने टेस्टिंग नहीं करी थी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी थी। और अब इस वाले फेज में जब उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं तो अब वो इंटरनल कंट्रोल को खोल के चेक करने वाला है। ओके, यहां तक क्लियर है? मुझे बता दीजिए जल्दी बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं, 2 गुट लगा लूं मैं। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई इंटरनल कंट्रोल क्या है। मैं आपको एक बार टेक्निकली अगर बताऊं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हम यूज करते हैं टू इवैल्यूएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। Audit procedures used by the auditor to evaluate operating effectiveness of the control in preventing, detecting and correcting the material misstatement। यानी इंटरनल कंट्रोल कितने कारगर हैं, इंटरनल कंट्रोल कितने यूजफुल हैं, इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से जो है प्रिवेंशन, डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट में हेल्प करते हैं। और याद रखिएगा, आई हैव यूज्ड द वर्ड ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, नॉट द डिजाइन। डिजाइन हमने वही समझ लिया था भैया अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में, डिजाइन वहीं समझ लिया था। जब डिजाइन पे भरोसा है तभी टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर डिजाइन पे भरोसा ही ना होता तो टेस्टिंग ही ना करते अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन और अ स्पेशल केस वेयर सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, सो आइए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल का बेसिक आपको मैंने बताया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तक कैसे पहुंचते हैं वो मैंने आपको बताया, राइट। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल से याद रखिएगा, अगर मैं आपको कुछ और रिलेशनशिप भी बता दूं इसके बीच में। पहली बात, इंटरनल कंट्रोल बनाना मैनेजमेंट, TCWG, अदर पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको टेस्ट करता है। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग के बाद टेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग के बाद टेस्ट को इग्नोर कब नहीं कर पाएगा? जब लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है और जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, उस केस में उसे इग्नोर नहीं कर सकता है। इन जनरल ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देना होता अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। कम ऑन, क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे सजेशन दे सकता है? आंसर इज यस। इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई वीकनेस है तो ऑडिटर जो है सजेशन दे सकता है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन ICAI पूछा करेगा
केस स्टडी बना के कि कंपनी है, उसके कंपनी का इंटरनल कंट्रोल आपको दे देगा पूरा का पूरा, और आपसे बोलेगा कि बताओ इनके इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या वीकनेस है, और आपको सजेशन देनी पड़ेगी कि भाई साहब ओके ये वीकनेस है और ये हमारी जो है वो सजेशन है। इज दैट क्लियर? बोलिए, इस पे मार्क्स मिला करेंगे आने वाले समय पे। आइए, हमने देख लिया, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन लिखने को आ जाए, डेफिनेशन पूछे तो हम बता देंगे कि भाई वो ऑडिट प्रोसीजर है जिनसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ओके, नाउ कब कब करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कब करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल? कब हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी ही करनी है? नंबर 1, जब हम लोग कंट्रोल्स पे रिलाय कर रहे हैं। नंबर 2, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। नंबर 3, व्हेन सब्सटैंटिव प्रोसेस अलोन विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन 3 केसेस में हम लोगों को टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने ही पड़ेंगे। ओके, आई होप टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कुछ बेसिक समझ आया। अब सवाल उठता है, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, अब बात होती है हाउ की। हाउ, तो इंटरनल कंट्रोल को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? देखिए, पूरे ऑडिट में आपको कोई भी काम करना पड़ जाए तो वो पता है कैसे होगा? AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। लेट मी रिपीट, AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये क्या बला है सर? A, एनालिटिकल प्रोसीजर। E, इंक्वायरी। AEI, इंस्पेक्शन। AEIO, ऑब्जर्वेशन। AEIOU, रिकैलकुलेशन। ऐसे बोलना इसको। यू से रिकैलकुलेशन कैसे होता है? क्योंकि बीच में यू आता है, इसलिए रिकैलकुलेशन। ओके ओके, AEIOU, रीपरफॉर्म, एंड फाइनली एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये क्या होते हैं, इन पे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिए कुछ भी हो आपको वो इसी से जो है वो करना पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग में भी हम लोग AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करते हैं। और हम क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं हाउ इंटरनल कंट्रोल्स वर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यानी कि भाई जब हम जिस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं उस पीरियड में जब जब जरूरत पड़ी तो इंटरनल कंट्रोल कैसे अप्लाई हुए थे, क्या इंटरनल कंट्रोल कंसिस्टेंटली अप्लाई हुए थे कि नहीं हुए थे, और साथ साथ में किसने अप्लाई किए थे, किस तरीके से अप्लाई किए थे, मैनुअल थे या फिर आईटी बेस्ड थे, मैनुअल थे या फिर आईटी बेस्ड थे। ओके, सो ऐसे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। AEIOU, रीपरफॉर्म, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर होते हैं टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और इन प्रोसीजर से हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जब जरूरत थी इंटरनल कंट्रोल की तो वो कैसे परफॉर्म किया गया, राइट? कैसे परफॉर्म किया गया, हाउ दे वर अप्लाइड। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई किया गया, और कब और कैसे जो है वो अप्लाई किया गया। देखिए, एग्जांपल्स हम लोग क्लास में कवर करते हैं, पॉडकास्ट में मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल क्रिस्पली आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस करूं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले देता हूं कि भाई साहब 10 लाख से ऊपर की पेमेंट है, 3 लोगों का अप्रूवल लगना था, तो क्या 10 लाख से ऊपर की पेमेंट पे 3 लोगों का अप्रूवल लगा? क्या वो अप्रूवल हर बार 10 लाख की पेमेंट के ऊपर, जब भी 10 लाख से ऊपर की पेमेंट गई हर बार लगा? और साथ साथ में किसने वो अप्रूवल देना था उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कैसे वो अप्रूवल देना था, मेल के थ्रू देना था, रिटर्न में चाहिए था, साइन चाहिए थे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग जो है वो देखते हैं। और याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसका एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, इसका एग्जांपल आप लोग देंगे, तो ये बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंटरनल कंट्रोल दूसरे इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंडेंट होता है। जो दूसरा वाला इंटरनल कंट्रोल है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कंट्रोल। अब ऑडिटर को अगर ये पता लगता है कि इंटरनल कंट्रोल A इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनल कंट्रोल B, तो ऑडिटर ऑल्सो कंसिडर वेदर आई नीड टू टेस्ट द इंटरनल कंट्रोल B और नॉट, right? So there may be certain situations where one internal control, let us say ICA, is dependent on ICB, and in this particular case auditor also consider that whether I need to check the ICB ताकि मेरे को ICA पे comfort आ पाए। Is that clear? Is that clear? लीजिए, देन इसके बाद जरा और कुछ बातें हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। चलिए, इस एपिसोड को मैं यहीं पे रोकता हूँ, पहले मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, तभी मैं आगे जो है आपके लिए कुछ एपिसोड्स क्रिएट करूंगा। ये मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या क्या बता दिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं वो बता दिया, व्हाट, व्हेन एंड हाउ बता दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? वो प्रोसीजर जिनसे हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है वो देखते हैं, आईसी की इन रिलेशन टू PDC MS, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कब करते हैं हम लोग? जब हम इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय करने वाले हैं, लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर से अकेले हम लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, राइट? कैसे करते हैं? AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं, उससे हम देखते हैं रेलेवेंट टाइम्स पर आईसी कैसे अप्लाई हुआ था, साथ साथ में हम देखते हैं कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था, और साथ साथ में हम देखते हैं किसने अप्लाई किया था और किस तरीके से जो है अप्लाई किया था। फिर वो आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली बात है कि अगर आपके पास एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो ऑडिटर उसको भी कंसिडर करता है कि इसकी टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि इस इनडायरेक्ट कंट्रोल का डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे एक कंट्रोल पे आ सकता है जो रिलेवेंट है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा,
ऑडिटर सिर्फ उन्हीं इंटरनल कंट्रोल से कंसर्न्ड है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट डालते हैं, और उनमें भी सबसे नहीं है, उनमें भी सिर्फ उसी से कंसर्न्ड है जो मटीरियली इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड यस, ऑडिट की क्लासेस अगर आपने लेनी है तो edu91.org पे विजिट कीजिएगा। सी इंटर सी फाइनल दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। ACC में अगर आप लोग पढ़ते हैं और ऑडिट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो लर्न 91 पे जरूर विजिट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।